हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो है प्रोस्पेक्टस ऑफ अ कंपनी। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, बेसिकली क्या होता है ना कि पब्लिक लिमिटेड कंपनीज जितनी भी हैं वो अपने शेयर्स अगर पब्लिक में लिस्ट करना चाहती है, यानी कि वो अगर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होना चाहती है तो उनको पब्लिक को एक इन्विटेशन देना पड़ता है टू कम एंड सब्सक्राइब आवर शेयर्स। तो उसके लिए उन्हें एक डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करना पड़ता है जिसे कहते हैं प्रोस्पेक्टस। अब सुनने में ये वर्ड प्रोस्पेक्टस बहुत ही इजीली लगता है कि नहीं प्रोस्पेक्टस ही तो है, बट इट इज एक्चुअली हैविंग ईच एंड एवरी डिटेल्स ऑफ दैट कंपनी जिसको कि स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्ट होना है। बट प्रोस्पेक्टस वर्ड से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि प्रोस्पेक्टस इशू कब किया जाता है। प्रोस्पेक्टस बेसिकली इशू किया जाता है जब कोई पब्लिक कंपनी पब्लिक में ऑफर लेकर आना चाहती है टू इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स शेयर्स। ऐसा दो सूरत में होता है, एक इनिशियल पब्लिक ऑफर और दूसरा फर्दर पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर जब आता है तब उस कंपनी को जनरल पब्लिक फिगर में से कोई भी नहीं जानता है कौन सी कंपनी है, कहाँ की कंपनी है, कौन उसके डायरेक्टर्स है, कौन उसके मेंबर्स है, कौन उसके प्रोमोटर्स है, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है। ये सारी डिटेल्स जानने के लिए कंपनी को पब्लिक को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है और वो सारी इन्फॉर्मेशन जो पब्लिक को मिलती है वो मिलती है प्रोस्पेक्टस के थ्रू। The document which actually makes the invitation to the public is known as prospectus। इसकी लीगल डेफिनेशन जो है सेक्शन 2 के अंदर डिफाइंड है। एक पब्लिक इशू को समझने के लिए पहले ये जानना पड़ेगा कि पब्लिक इशू के अंदर पार्टीज कौन सी होती है इन्वॉल्व, यानी इंटरमीडियरीज कौन सी होती है। फर्स्ट इज द अंडरराइटर्स। अंडरराइटर्स का काम क्या होता है? जैसे हमारा सेबी है, सेबी एक्चुअली गाइडेंस ये देता है कि किसी भी कंपनी को अगर पब्लिक इशू लेकर के आना है तो उसका पब्लिक इशू एटलीस्ट 90% सब्सक्राइब होगा तो ही वो पब्लिक इशू हिट होगा, अदरवाइज द इशू विल फेल। सेबी विल नॉट लेट द कंपनी गेट लिस्टेड ओवर द स्टॉक एक्सचेंज। तो उसके लिए कंपनी आउटसाइडर्स के साथ में ये डील करती है कि इन केस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ शेयर्स आर नॉट सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक, then these underwriters will subscribe the agreed number of shares। ऐसा नहीं है कि सारे बचे हुए शेयर्स अप्लाई करेंगे, बट जितना अग्रीमेंट हुआ है कंपनी और अंडरराइटर्स के बीच में, those number of shares will be subscribed by the underwriters। next are the merchant bankers। merchant bankers वो होते हैं जो कंपनी के बैंकर्स है। एक पब्लिक इशू के अंदर बहुत बड़े अमाउंट में फंड आता है और फिर उस फंड का अलोकेशन ऑन द डिसाइडेड प्रोजेक्ट्स होता है, तो उसके लिए मर्चेंट बैंकर्स होते हैं जो उस पूरे इशू को हैंडल करते हैं, उसके बैंकिंग ट्रांजेक्शंस को हैंडल करते हैं। थर्ड इज योर रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट वो अथॉरिटी है, इट इज ऑल्सो एन आउटसाइडर पर्सन ऑफ द कंपनी। अब ये वो अथॉरिटी है जो एक्चुअली क्या करती है, रजिस्टर मेंटेन करती है ट्रांसफर का प्लस मेंबर्स का, कितने मेंबर्स ऑन रोल हैं और कितने मेंबर्स ने सब्सक्राइब किया है और शेयर्स ट्रांसफर हुए हैं, ये सारी डिटेल्स रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स अप्लाई मेंटेन करते हैं। एंड द लास्ट वन आर द लीगल एसोसिएट्स। जो कंपनी के एक्चुअल मालिक होते हैं उन्हें ये लॉ का कंप्लायंसेस नहीं मालूम होता है, तो वो एक्चुअली इस पूरी सर्विस के लिए आउटसोर्स करते हैं सर, और आउटसाइडर्स को बोलते हैं कि वो पूरे के पूरे लीगल कंप्लायंसेस को डील करेंगे, जैसे कि कंपनीज एक्ट के अंदर और सेबी के अंदर। तो अब आते हैं प्रोस्पेक्टस की लीगल डेफिनेशन के अंदर जो कि गिवन है अंडर द कंपनीज सेक्शन 2 सबसेक्शन 70। क्या होता है प्रोस्पेक्टस? फर्स्ट, द प्रोस्पेक्टस इज एनी डॉक्यूमेंट the first word is document। एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड एज द प्रोस्पेक्टस। ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जिसको कंपनी प्रोस्पेक्टस की तरह डिस्क्राइब कर देगी तो वो प्रोस्पेक्टस का पार्ट बन जाएगा। नाउ इट इज डॉक्यूमेंट, इट कैन नॉट बी ओरल, it cannot be verbal, it cannot be any ad in any television or a radio। it is only a document which will be counted as an prospectus। इसके अंदर नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट ओनली इन न्यूज़पेपर एंड अदर डॉक्यूमेंट्स जिसको भी कंपनी अपने प्रोस्पेक्टस का पार्ट बनाना चाहती है वो इंक्लूड हो सकते हैं। एंड द नेक्स्ट इज, इसके अंदर और क्या शामिल होता है? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और शेल्फ प्रोस्पेक्टस जो कि टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस है। इससे हमें जो कैरेक्टरिस्टिक समझ में आती है वो ये है कि दैट a prospectus is firstly a written document।
It is issued only to public. It cannot be oral. It must be signed. No ads on television or your radio, etc. That means the basic characteristics of a prospectus is कि ये written document ही होगा. It could be any amendment, any notice, any financial, any extra details of the company, but it cannot be in oral format. अगर मेरी कंपनी और मैं खड़े होकर के अपनी कंपनी की कोई डिटेल्स कह रही हूँ तो वो प्रोस्पेक्टस का पार्ट नहीं बनेगी. अगर मैं टीवी पे कोई अपनी कंपनी की एडवर्टीजमेंट चला रही हूँ तो वो प्रोस्पेक्टस का पार्ट नहीं बनेगी. ये सिर्फ इनविटेशन जाएगा किसको? ओनली टू द पब्लिक. अब बात करते हैं कंटेंट्स ऑफ द प्रोस्पेक्टस. इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिस डॉक्यूमेंट पे ट्रस्ट करके हजारों लोग किसी कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं. तो उस डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी के ऊपर कंपनीज एक्ट बहुत ज्यादा फोकस करता है. उसके अंदर कुछ कंटेंट्स है जो कंपनीज एक्ट के सेक्शन के अंदर ऑलरेडी डिसाइडेड है, जो आपको किसी भी प्रोस्पेक्टस में लिखना जरूरी है. यदि ना लिखा जाए तो पेनल्टी इंपोज करी जाती है बाय द एक्ट. फर्स्ट इज द डेटेड. इट मस्ट बी डेटेड. डेटेड यानी कि किस डेट को प्रोस्पेक्टस इन पब्लिक इशू कहलाया जाएगा कि वो आ चुका है. यानी जो डेट प्रोस्पेक्टस पे लिखी हुई होगी और उस डेट पे उस पे साइन कर दिया गया वो पब्लिकेशन की डेट कहलाएगी. जैसे जिस तरीके से किसी न्यूज़पेपर के ऊपर एक एड आ जाती है वो उस डेट की उसकी पब्लिकेशन डेट वो पर्टिकुलर डेट कहलाती है जिस डेट को वो आई है एड. उसी तरीके से इस डेट, ये डेट एक्चुअली फ्रीजिंग डेट है. इस डेट से आगे की सारी कैलकुलेशन होगी कि आईपीओ ओपन कब होगा और उसके अंदर सब्सक्राइब कब तक कर सकते हैं, वो क्लोज कब तक होगा, आरओसी को रेलेवेंट फॉर्म्स कब फाइल होंगे. नेक्स्ट इज द सिग्नेचर. सिग्नेचर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सिग्नेचर करता कौन है? किसी प्रोस्पेक्टस पे कंपनी के मेंबर्स साइन नहीं करते. उसके ऊपर साइन करेंगे वो लोग जो कंपनी के डायरेक्टर्स है या केएमपी हैं. केएमपी के अंदर सीएस, सीईओ या फिर सीएफओ या चेयरमैन, ये लोग जो है केएमपी के मेंबर्स है वो साइन करेंगे. अदरवाइज द ऑथराइज्ड पर्सन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड अदर डायरेक्टर्स. Next are certain informations which needs to be covered in the prospectus mandatorily under section 26 of the Companies Act. First is the name and address. नाम पता ठिकाना. भाई मैं मेरी कंपनी का इनविटेशन लेकर के आ रही हूँ कि पब्लिक शुड सब्सक्राइब इन माय कंपनी, देन आई मस्ट tell the public that what is my name of the company, what is the address of the company and other details of the company जो necessary, जैसे कि कंपनी की वेबसाइट, कंपनी का ईमेल आईडी, कंपनी का टेलीफोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी डिटेल्स यहाँ मेंशन करी जाएगी. ना सिर्फ कंपनी की, कंपनी के केएमपीज की, कंपनी के डायरेक्टर्स की. नेक्स्ट इज द डेट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग. अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. किस तारीख को मुझे पैसा कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना है, क्या ओपनिंग और क्लोजिंग डेट्स होगी आईपीओ की. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्चुअली एक आम आदमी जिसके पास में अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज फिक्स, तो वो उसी डेट पे, फ्रीज डेट्स पे अपना पैसा बैंक अकाउंट के अंदर रखेगा और उन डेट्स पे अप्लाई करेगा प्रॉपरली. नेक्स्ट इज द डिक्लेरेशन अबाउट अलॉटमेंट. कंपनीज एक्ट बोलता है कि अगर किसी भी कंपनी को आईपीओ लेकर के आना है और वो आईपीओ सब्सक्राइब शेयर्स अलॉट करते हैं शेयर होल्डर्स को या नहीं करते हैं, उसके अंदर आपको ये डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि यदि हमने आईपीओ क्लोज होने के 15 दिनों के अंदर अंदर शेयर्स अलॉट कर दिए तो ठीक है, अच्छी बात है, हम ये शेयर्स अलॉट कर देंगे. यदि किसी कंपनी ने शेयर्स अलॉट नहीं करे तो वो कंपनी को वापस शेयर होल्डर्स को, जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है शेयर्स को, 15 दिनों के अंदर उनका पैसा रिफंड कर देंगे. और यदि 15 दिनों में रिफंड भी नहीं करते तो फिर 15% इंटरेस्ट के साथ उस पैसे को रिफंड करेंगे. ये डिक्लेरेशन कंपनी लिख करके देती है अंडर दिस सेक्शन. नेक्स्ट इज द स्टेटमेंट फॉर सेपरेट बैंक अकाउंट. क्या होता है ना कि कंपनी जब आईपीओ लेकर के आती है तो कंपनी ऑलरेडी रनिंग है, तो वो अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में इस पैसे को डालेगी या किसी और जगह पे डालेगी या किसी नए प्रोजेक्ट में डालेगी. मगर जो आईपीओ से पैसा आ रहा है उसको ऐसे ही कोई कंपनी यूज नहीं कर सकती. उसके लिए लॉ ये बोलते हैं कि पहले कंपनी को एक सेपरेट एस्क्रो अकाउंट ओपन करना पड़ेगा और फिर सारा पैसा उसके अंदर आएगा. अगर पूरी तरीके से सब्सक्राइब होता है आईपीओ तो अलॉटमेंट दिया जाएगा, यदि नहीं दिया जाता तो वहीं से पैसा वापस रिफंड कर दिया जाएगा
जिन लोगों ने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। यदि अलॉटमेंट पूरा होता है तो फिर ये पैसा वापस से कंपनी के अकाउंट में जाएगा और फिर वो गिवन प्रोजेक्ट के अंदर पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज अंडरराइटर। अंडरराइटर अभी हमने डिस्कस किया। अंडरराइटर्स की सारी डिटेल्स कंपनी को देनी जरूरी है कि कितना परसेंटेज शेयर्स अंडरराइटर सब्सक्राइब करने वाले हैं और कौन है इस कंपनी के अंडरराइटर्स। नेक्स्ट इज द कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स एंड एक्सपर्ट्स। यदि कंपनी के ऑन रोल जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनको ये कंसेंट देनी पड़ती है कि ये पूरा जो प्रोस्पेक्टस और आईपीओ का प्रोसीजर है इसमें हमारी कंसेंट है, हम लोग प्रॉपरली अपनी इच्छा से इस प्रोस्पेक्टस को लाना चाहते हैं। ऑडिटर्स भी इसके अंदर रिपोर्ट देते हैं तो ऑडिटर्स को भी कंसेंट देनी पड़ती है कि ये रिपोर्ट हम हमारी पूरी इच्छा से दे रहे हैं और किसी के जोर जबरदस्ती या दबाव से नहीं दे रहे हैं। कभी एक्सपर्ट्स की भी ओपिनियन की रिक्वायरमेंट होती है और उसको भी डाला जाता है प्रोस्पेक्टस में तो उनकी भी कंसेंट ली जाती है। अनदर इंफॉर्मेशन जो चाहिए वो है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर यानी मेरी कंपनी का कैपिटल का स्ट्रक्चर क्या है, कितनी मेरी कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल है, कितनी पेडअप कैपिटल है, कितनी मेरी कंपनी की प्रेफरेंस, यदि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो प्रेफरेंशियल कैपिटल कितनी है, इक्विटी शेयर कैपिटल है तो वो कितनी है, इशूड कितनी है, सब्सक्राइब कितनी है, ईच एंड एवरीथिंग इज डिटेल्ड आउट ओवर हियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि मेरी कंपनी के मेन ऑब्जेक्ट्स क्या है, मेरी कंपनी आखिर काम क्या करती है। मेरी कंपनी कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, मेरी कंपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो भी मेरी कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट है जो कि एमओए के अंदर लिखा जाता है वो यहाँ पे फिगर आउट कर दिया जाता है। अनदर इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन। कम से कम एक व्यक्ति को कितने शेयर्स को सब्सक्राइब करना पड़ेगा टू बिकेम एन, ताकि उसको शेयर अलॉटमेंट हो सके, तो इसकी भी डिटेल्स यहाँ पे डाली जाती है। अनदर इज डायरेक्टर्स डिटेल्स। डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कब हुआ, उनका रेजिग्नेशन कब हुआ, उनका अपॉइंटमेंट कब हुआ, उनकी सारी डिटेल्स, उनका रेम्यूनरेशन, ईच एंड एवरी डिटेल इज मेंशन्ड इन डायरेक्टर्स डिटेल। अनदर इज द डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट। कोई भी कंपनी जब आईपीओ लेकर के आती है तो वो अपने जनरल बिजनेस में डालती है तो भी इंफॉर्मेशन सारी पब्लिक को देती है, और अगर कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाली है और उसमें डालने वाली है तो भी सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक को देनी पड़ती है। इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी डिटेल्स जाएगी, जैसे कि प्रोजेक्ट का करंट स्टेटस क्या है, इसका गेस्टेशन पीरियड क्या है। गेस्टेशन पीरियड को ब्रेक इवन पीरियड भी कहा जा सकता है कि किस स्टेज के बाद में दिस प्रोजेक्ट विल स्टार्ट गिविंग मी द बेनिफिट्स। अदर पहले कोई भी प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट मांगेगा और उस जो स्टेज के बाद में ये बेनिफिट्स देगा उसे गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। एंड एनी अदर थिंग, प्रोमोटर्स का रोल क्या है या प्रोमोटर्स का इन्वेस्टमेंट उस प्रोजेक्ट के अंदर कितना है। अनदर इंफॉर्मेशन जो चाहिए जो इंपॉर्टेंट है वो है लिटिगेशंस। लिटिगेशंस यानी आज की डेट में मेरी कंपनी पर यदि कोई केसेस बाकी है या मैंने मेरी कंपनी की तरफ से किसी और पर कोई केस किया हुआ है तो उसकी सारी डिटेल्स लिटिगेशंस के अंदर डाल दी जाती है। यानी कि कोर्ट में कोई भी पेंडिंग पिटिशंस है अगेंस्ट मी और इन फेवर ऑफ मी और बाय मी, ऑल द थिंग्स आर गिवन इन दिस कंटेंट। द नेक्स्ट वन इज रिपोर्ट्स ऑफ ऑडिटर। अब यदि कंपनी पहले से काम कर रही है तभी वो आईपीओ के अंदर जा रही है तो आईपीओ के अंदर उसके प्रोस्पेक्टस के अंदर उसके सारे के सारे फाइनेंशियल्स पिछले 5 सालों के, कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, ईच एंड एवरीथिंग, और उससे रिलेटेड शेड्यूल्स। यदि कारो अप्लाई हुई है तो कारो की रिपोर्ट, प्लस ऑडिटर्स की रिपोर्ट जाती है कि ऑल दीज फाइनेंशियल एंड ट्रू एंड फेयर इन देयर नॉलेज, और यदि उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी है तो भी ऑडिटर्स यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो ये सारे 5 साल के जो रिकॉर्ड्स है वो प्रॉपरली जा रहे हैं या नहीं जा रहे, ये ऑडिटर्स इसके ऊपर अपनी ओपिनियन देंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और डिक्लेरेशन जाएगा इसके अंदर कि ये इस पर्टिकुलर सेक्शन के रिलेटेड कंपनीज एक्ट के सारे सेक्शंस प्लस सेबी के सारे कंप्लायंसेस को पूरी तरीके से फॉलो किया गया है। यानी कि ये कोई कंपनी यदि पब्लिक इशू लेकर के आ रही है तो प्रोस्पेक्टस बनाने के रिलेटेड सारे के सारे पेपर्स को, सारे के सारे लीगल कंप्लायंसेस को पूरी तरीके से कंपनी ने फॉलो किया है अंडर द कंपनीज एक्ट एंड ऑल्सो अंडर द सेबीज एक्ट। यदि इन कंप्लायंसेस के अंदर कोई भी प्रॉब्लम करती है कंपनी, कुछ भी डिस्क्रिपेंसी रख देती है नोइंगली और अननोइंगली, इट विल हैव टू फेस सम पेनल्टीज, और पेनल्टीज अच्छी
तरीके से डिफाइंड है अंडर द कंपनीज एक्ट. फर्स्ट आर द सिविल पेनल्टीज एंड देन आर द क्रिमिनल पेनल्टीज. सिविल पेनल्टीज अंडर सेक्शन 20 डिफाइंड है कितनी फाइन लगेगी कंपनी पे. सबसे पहले कंपनी पे फाइन लगता है. फाइन नॉट लेस देन ₹50,000 विच कैन बी नॉट मोर देन 3 लाख. कम से कम 50,000 की पेनल्टी लगेगी और ज्यादा से ज्यादा 3 लाख. डिपेंड करता है सिविल या क्रिमिनल का के कितने लेवल की नॉन कंप्लायंस हुई है. अगर कुछ सिवियर नॉन कंप्लायंस हुई है तो क्रिमिनल में जाता है, अदरवाइज सिविल में जाता है. सिविल में कंपनीज के ऊपर ये पेनल्टी और ऑफिसर्स के ऊपर क्या लगेगी. ऑफिसर्स यानी सारे डायरेक्टर्स, सारा केएमपी एंड द मैनेजर्स हु वर ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनके ऊपर लगेगी फाइन प्लस फाइन विच इज मेंशन्ड हियर प्लस इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years. 3 साल तक की सजा हो सकती है और 50,000 से लेकर 3 लाख तक का फाइन लग सकता है. क्रिमिनल पेनल्टी यदि कुछ बहुत बड़ी डिफॉल्ट करी है तो उसके केस में इम्प्रिजनमेंट की सजा हो सकती है विच कुड बी अप टू 10 years स्टार्टिंग फ्रॉम 6 months. 6 महीने से लेकर 10 साल तक की सजा यदि प्रोस्पेक्टस के किसी भी कंप्लायंस के अंदर एरर की गई है तो हो सकती है. नेक्स्ट इज फाइन विच कुड बी 3 times ऑफ द फ्रॉड इन्वॉल्व. यदि जानते बूझते डायरेक्टर्स ने या बोर्ड या दूसरे एम्प्लॉयज ने या कंपनी ने कोई भी तरीके का फ्रॉड किया है विच इन्वॉल्व्स criminal penalties, then we will have to impose a fine of 3 times up to the fraud involved. That's it. यदि कंपनीज एक्ट के इस सेक्शन के रिलेटेड आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप अपने कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं. थैंक यू.